because now I think that it Right. can be pursued as a form of as a profession. Hmm. लेकिन Hello everyone and welcome to another episode of Behind the Camera with Kunal. और आज जो गेस्ट हैं इट्स लाइक जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं तो बहुत सिलेक्टेड नाम हैं जो मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे याद हैं एंड शिवांग मेहता इज़ वन ऑफ दैट नेम्स। और मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट करा था बहुत टाइम पहले लाइक 9-10 years बैक, आई स्टिल रिमेंबर लाइक अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात होती थी आई यूज टू I remember watching his photos. And thank you, Shivang, for joining in. And थैंक यू कुणाल, and थैंक it, यू। it's an honor. बहुत दिन बाद आपसे ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। Exactly. And हम एक बार मिल चुके हैं and that is बिल्कुल। because of Canon when we met. और like again like I told you wildlife photography की अगर हम बात कर रहे हैं so शिवांग मेहता इज़ वन नेम जो आता है। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग मतलब मैं पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लाइक हाउ इट हैपन टू यू, कैसे स्टार्ट हुआ इफ़ यू गो बैक इन द पास्ट। तो मेरा हमेशा से आउटडोर रिलेटेड एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज को लेके बहुत शौक। Okay. सो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ फील्ड में आने से पहले I was heavily into things like river rafting and things Wow. like that, and this is nearly around 19-20 years back. So उस टाइम जैसे खासकर ऋषिकेश वगैरह में रिवर राफ्टिंग वगैरह का बस शुरुआत शायद हुआ था। तो बहुत मैंने टाइम स्पेंड किया वहाँ पे and I used to enjoy doing all those things. And then you know किताबें पढ़ने का शौक था तो जिम कॉर्बेट वगैरह की किताबें पढ़ता था। Right. और उसी वजह से हालांकि बचपन में भी कुछ जंगल गया हूँ in my school days and formative years. I've been to places like Corbett, Sarista, Ranthambore. Wow. But फिर एक कॉर्बेट के ट्रिप के लिए गया मैं ऐसे ही एज अ जनरल टूरिस्ट। और उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना सबसे पहला टाइगर भी देखा। और then I was totally hooked onto it and ये दो अलग-अलग शब्द हैं मेरे लिए, वाइल्ड लाइफ एंड फोटोग्राफी। और उसको मैं हमेशा दोनों को अलग ही रखता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए वाइल्ड लाइफ से जुड़े होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉपर if you have to be a field person, तो फील्ड में जब हम काम करते हैं तो हम we have to go to the forest, जानवरों के बारे में जानना, अपनी स्पीशीज सब्जेक्ट्स के बारे में जानना, उसकी दिलचस्पी मेरे को हमेशा बहुत है। और इसलिए जो मेरा काम मैंने शुरू भी किया एज अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। तो सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में छोटी सी जगह में मैं काम करता था और एक कैंप से शुरुआत करी थी। और वहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि सबसे पहले एज अ नेचुरलिस्ट अपने आप को डेवलप करूँ। और फोटोग्राफी का उस टाइम मेरे को कुछ ABCD भी नहीं। बट हाँ, जब आप इतने प्रिस्टीन लोकेशन में रहते हैं और आपके अराउंड आप मोबाइल के अलार्म कॉल से नहीं उठते हैं लेकिन चिड़िया की आवाजों से उठते हैं, तो फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको मन करता है कि चलो इन सब चीजों को कैमरे में भी कैद कर लिया जाए। तो उस ऑब्जेक्टिव से मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा, केवल एक डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को डॉक्यूमेंट। ये कब की बात है? ये अब इसको हो गए हैं अराउंड 16-17 years। 16-17 years। हाँ, ग्रेट। उस टाइम पे पहला डिजिटल कैमरा ही था जब कैमरा। हाँ, मैंने शुरुआत में जो मेरे शुरू के एज अ नॉर्मल टूरिस्ट कॉर्बेट ट्रिप्स थे उसमें नॉर्मल फिल्म रोल के कैमरा यूज किए थे। और लेकिन उस टाइम
वाइल्ड लाइफ का हमेशा से इतना शौक रहा। कई बार तो मैं अपने सामने कोई मोमेंट होता था, वो मैं बस देखने में इतना इनग्रॉस रहता था, मैं फोटो खींचना भी भूल जाता था। राइट। सो जब थोड़ा फोटोग्राफी का शौक हुआ, तो तब मैंने डिजिटल में इन्वेस्ट किया। Then I got my first DSLR, I think, Canon का Rebel camera, 400D और ये सब से शुरुआत करी। And but हाँ, for the first few years बस हमेशा documentation मेरा objective, जो मैं देखता हूँ उसको बस document करता हूँ। And then slowly थोड़ा photography थोड़ा deeply sink in जब होना शुरू हुआ, तब मेरे को ये realization हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, लेकिन अब जो आदमी इतना जंगल जाता है, अब उसके लिए टाइगर जैसे स्पीशी है, टाइगर को वही काम करता है, वो सड़क पे चलता है, वो भागेगा, मुतेगा, स्प्रे मार्किंग करेगा, तो अब उसको किस तरीके से फोटोग्राफिकली अब अलग अलग तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो then I started seriously considering that yes, photography is a form of art, and इसको इस नजरिए से देखा जाए। बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग, अभी हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट मोर देन 15 ईयर्स बैक। अभी लाइक अभी पिछले कुछ सालों में, इवन अभी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत लोगों के, इवन मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि वाइल्ड लाइफ को हम फुल टाइम या लाइक प्रोफेशनली कैसे परस्यू कर सकते हैं। और वहाँ पे विद मेरी जो बहुत लिमिटेड नॉलेज है अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मैं आई थिंक आप यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, कि जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, फुल टाइम क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऑप्शन है? अगर है तो कैसे किया जा सकता है? अभी मुझे ये लगता है कि जब से मैंने काम करना शुरू किया और आज का जो दौर है, चीजें काफी बदल गई। पहले अगर आप मेरे से 10 साल पहले ये सवाल पूछते, तो मेरा जवाब यही रहता कि ये तो एक you can only do it as a form of hobby, and जितने अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, उनका जो established business है, कुछ established career है, and for them it's a hobby. But now I think मैं हमेशा जब मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, अब मेरे जवाब बदलने शुरू हो गए, because now I think that it can be pursued as a form of as a profession, लेकिन फोटोज बेच के कमाना वो ओवर द टाइम मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफी को दो अलग अलग चीजों की तरह से देखो, तब जरूर आप उसको एक एज अ करियर बना सकते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि अगर आपको कैमरा लेके फील्ड में जाना है और शूट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फील्ड में जाना। राइट? तो फील्ड में जाने के काफी सारे माध्यम हैं आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अच्छे से डेवलप हो रहा है। अच्छे लॉजेस हर जगह खुल रहे हैं। बिग कंपनीज, बिग ग्रुप्स लाइक ताज और ऐसे कई ओबरॉय, ऐसे कई जायंट्स हैं जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के फील्ड में घुस पड़े। तो अब इन सभी जगह पे नेचुरलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि एक पार्क में, एक नेशनल पार्क में गाइड है, वो अपना काम करता है, ड्राइवर है, वो अपना काम करता है, लेकिन एक नेचुरलिस्ट एक ऐसा इंसान है जिसको जो गेस्ट के साथ बहुत अच्छे से एंगेज कर सकता है। वो एक पेड़ से लेके, चींटी से लेके टाइगर तक आपको पूरा एक उस चीज का इम्पोर्टेंस समझा सकता है। और स्पेशली इन द प्री कोविड एरा फॉरेनर्स इंडिया में बहुत आते हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है कि इतना अलग अलग तरीके की स्पीशीज मिलती है यहाँ पे, और इतना अलग अलग तरीके का डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स है हमारे पास। So, and that is like a big attraction for the international wildlife community. So,
काफी सारे ये लॉजेस वगैरह हैं जिनको नेचुरलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, सो एंड दे आर यू नो ओवर द इयर्स आपका जो सैलरी है वो भी काफी अच्छा रहता है, रेम्यूनरेशन अच्छा रहता है। और आज की डेट में मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पर अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी होती तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि मैं उसमें करना क्या है, लोगों को जंगल घुमाना है क्योंकि मेरे को पसंद है, और उसके चक्कर में ठीक है, जब गेस्ट का कैमरा चलेगा उसके बाद मैं अपना भी कैमरा चला लूंगा, और उसके एवज में आई एम बीइंग पेड फॉर इट। एग्जैक्टली। मेरे को और आपको वहाँ पे नेचर में रहने का यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको एक टाइम भी मिल रहा है, सब है। खर्चा कुछ है नहीं क्योंकि आप एक लॉज के साथ एम्प्लॉयड हो, तो आपको रहने का, खाने का, पीने का कोई खर्चा नहीं है, महीने बस आपके अकाउंट। बट आई थिंक इसके लिए जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अगर होता क्या है, एक पर्सपेक्टिव है जैसे आपका था कि आपको नेचर में रहना पसंद था, आपको यू हैड टू एक्सप्लोर दैट। बट अगर कोई सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि बहुत फैसिनेटिंग लगता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, हम बड़े बड़े लेंसेज के साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं और हम पूरा दिन बैठ के जस्ट शूट कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से अगर कोई शूट कर रहा है विदाउट वो पैशन कि मुझे नेचर, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट एनिमल्स और वो चीज़ें भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में एक वो पर्सपेक्टिव भी आ जाता है कि मुझे मेरा शॉट मिल गया, अब उसके लिए मैं कुछ भी करूँ, मुझे वो शॉट चाहिए विदाउट रिस्पेक्टिंग एनिमल्स। तो देखिए, एक जो आपने चीज बोली वो है ग्लैमर एलिमेंट। सो यस, इट लुक्स लाइक अ वेरी ग्लैमरस फील्ड, बट वो तो बॉलीवुड भी काफी ग्लैमरस लगता है। राइट, रियलिटी कुछ और है। जो चीज जितनी ग्लैमरस लगती है उसमें रियलिटी काफी डिफरेंट है। और यहाँ पे यू नो आज की डेट में तो मैं ये बोलूंगा कि the hallmarks of a good wildlife photographer is not only about his photography skills, but एक आदमी का एबिलिटी कि वो अलग अलग टफ कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट कर ले, भले -20 डिग्रीज का टेम्परेचर हो या फिर 50 डिग्रीज की गर्मी हो, या फिर रेन फॉरेस्ट हो जहाँ पे पैर में काफी सारी नीचे चढ़ी हुई है और खून निकल रहा है, तो वो सारी चीजें लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। ये सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं और आपको हर सिनेरियो में अडैप्ट करना इम्पोर्टेंट। आपका आज की डेट में फिटनेस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वो फिटनेस वाला एलिमेंट थोड़ा वीक है तो एक किस्म की फोटोग्राफी, कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें वो काफी डिमांडिंग है, फ्रॉम फिजिकली काफी डिमांडिंग है। तो एक होलिस्टिक फोटोग्राफर अगर आपको बनना है और एक होलिस्टिक स्टोरी टेलर अगर आपको बनना है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ग्लैमर का तो कुछ भी नहीं। और जो मेरा सेकंड पार्ट था, हाँ, the other thing is about welfare of the wildlife and all. Of course, that is of paramount importance. Ethics जो बोला जाता है, exactly. मेरे हिसाब से मैं हमेशा अब ये मानने लगा हूँ कि एथिक्स एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज। मेरे लिए अगर कुछ एथिकल है तो हो सकता है आपके लिए ना हो, और आप कुछ अगर एथिकल कर रहे हो तो हो सकता है मेरे को लगे कि ये एथिकल नहीं। तो एथिक्स इज समथिंग जिसके ऊपर मैं कभी कमेंट भी नहीं करता, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव। बट हाँ, अगर आप जंगल में काम कर रहे हैं और किसी स्पीशी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका बिहेवियर जानना, उसके बाद उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर डीपली घुसना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वंस यू डू दैट तब आपको वो बाउंड्री का पता पड़ता है, इस लाइन को हमको क्रॉस करना है। और तो वो चीज एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को ध्यान में रखना, वो बाउंड्री क्या। सो आई गेस ठीक है, एक फोटो के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको करना है आप एज अ फोटोग्राफर अपने स्किल लेवल पे करिए।
लेकिन वो बाउंड्री को मत क्रॉस करें। नहीं, लाइक बहुत सही पॉइंट बोला कि एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अलग है। लाइक सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे लाइक वही है कि आप फ़ोटो निकाल रहे हो, अच्छी निकाल रहे हो, बट बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है वो आपको ही पता है कि आप उसको किस तरह से टैकल कर रहे हो। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जो मुझे भी स्टार्टिंग में एक लगता था जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं, और अभी भी काफ़ी यंगस्टर्स कॉलेज स्कूल में जो लोग हैं, उनका एक पॉइंट होता है कि हमें इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में, बट परसेप्शन ये होता है कि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज वो लाइक 500 mm 600 mm के लेंसेज देख रहे हैं लोग। एंड उस पर्सपेक्टिव से इज़ इट द रियलिटी कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आना चाह रहे हो आपको हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा, या हाउ डज दिस थिंग वर्क आउट? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जब आप बात करें तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है? उसको बहुत छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सो देयर थिंग्स लाइक mammal photography. Mammals may be big cats, then birds. मैं एक किस्म से ये भी मान के चलता हूँ कि लैंडस्केप फोटोग्राफी इज आल्सो काइंड ऑफ because it's a form of nature photography. Correct. Then macro subjects, or you know, fine art, abstract nature related stuff. तो इतना इतना broad gamut है वो। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर if you are starting into wildlife photography, so immediately you should be looking at visiting national parks and वाइल्ड टूरिज्म इंडिया में महंगा भी है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ चीप थिंग टू ट्रैवल। सफारी का कॉस्ट काफी आता है, बट द द फ्लिप साइड इज कि एज एज अ इंडियन फोटोग्राफर, अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे हैं, लोगों को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। एक वाइल्ड लाइफ को शूट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ की इमेजेस लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक नेशनल पार्क में जाए। मैं अभी पिछले हफ्ते कोटा में था, राजस्थान में, कोटा शहर में, और वहाँ आसपास चंबल नदी के किनारे में काम कर रहा था, और भर भर के वहाँ सब्जेक्ट्स, और दिल्ली दिल्ली में बैठे हुए लोग। मैंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत टाइम मिस करता हूँ आजकल जाना, बट कुका बर्ड सैंक्चुरी और सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी में बहुत टाइम स्पेंड किया। और वो सब एक्टिविटीज जो हैं, आई कॉल इट यू नो होनिंग द आर्ट ऑफ फील्ड क्राफ्ट। अपनी फील्ड क्राफ्ट की जो कला है उसको और निखारना है। कि आपके सामने एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए एक बर्ड, उसको किस तरीके से अप्रोच करना ताकि उसके सर्कल ऑफ फेयर के आप दायरे में ना आए, और आप उस प्रॉक्सिमिटी तक आ जाए कि आपको वो डिजायर्ड शॉट मिले। तो वो एक ऐसी चीज है जो आज तक मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब अभी मेरे को एक इंस्टेंस याद है कि पिछले महीने में फॉरवर्ड में कुछ काम कर रहा था, तो मेरी टीम नदी में नहा रही थी, और मैं बस ऐसी नदी पे घूम रहा था, कुछ करने को नहीं था। कैनन ने मेरे को लेंस दिया हुआ था 100-500 का टेस्टिंग के लिए, RF। हाँ, ओके, RF वाला। सो अब उसमें एक और काम मेरे को बोला गया था कि इसको दोनों कन्वर्टर्स के साथ भी टेस्ट करिएगा, फोटोज निकाल के लाइएगा। तो एक स्पॉटेड डव देखी मैंने। स्पॉटेड डव इज प्रॉब्ली द मोस्ट कॉमन बर्ड जो कि आप जंगलों में देख सकते हैं, तो कबूतर की प्रजाति है। तो मैं 1 घंटा वो स्पॉटेड डव के पीछे पड़ा था कि वो ग्राउंड में फीड कर रही थी, और इस दिमाग में ये टारगेट बनाया था कि एक तो कैनन के लिए फोटो निकालनी है, एक कोऑपरेटिव सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसके इतने पास पहुंच जाए कि इसकी इसकी आंख का एक पोर्ट्रेट निकाल। तो वो 1 घंटा मैंने काफी एंजॉय किया, क्योंकि उसमें उस सब्जेक्ट के बिहेवियर को समझना, उसको अपनी नेचुरल एक्टिविटी करते रहने देना, और उसको उस लेवल तक उसको अप्रोच करना कि
आपको वो डिजायर्ड इमेज मिले। तो ये सब चीजें अब कहने को बट आपको मिल पाई, were you able to get हाँ that? Okay. मेरे को मिल पाई मेरे ख्याल से कैनन Okay. उसको यूज करेगा अपने Nice. promos में। इट्स अ नाइस इमेज, उसमें उसके पूरे Okay. डिटेल्स वगैरह सारे देखे। हम्म, बट सो वन ऑफ माय असिस्टेंट्स उसके बाद से कि आप क्यों एक स्पॉटेड डव के पीछे पड़े हो, हम्म, ये तो इतनी हासिल नहीं मिलती। मैंने कहा मैं स्पॉटेड डव के पीछे नहीं पड़ा, हम्म, मेरे को जो अपना फील्ड क्राफ्ट का स्किल है right. उसको बार बार टेस्ट करने में मजा आता है हम्म, कि अभी भी वो फायर बाकी है। तो Interesting. वो सेटिस्फैक्शन मिलता है मेरे को कि कल कोई स्पॉटेड डव ना होके कोई और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी हो, तो ये छोटे स्टेप्स आपको वो बड़े गेम के लिए तैयार करते हैं। सो आई एंजॉय दैट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई रिमेंबर जब हम मिले थे, एक कैमरा ट्रैप की आपने मुझे एक क्लिप दिखाया था। जस्ट वांट कि अगर अभी जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था। उससे पहले मैंने सुना था बट एक्चुअली मैंने देखा नहीं था वो क्या होता है। तो वाइल यू आर टॉकिंग, अगर बाद में आप क्लिप दोगे आई कैन शो इट ओवर हियर, बट इफ़ यू कैन जस्ट टेल कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। बेसिकली एक कैमरा ट्रैप एक किस्म का टेक्नोलॉजी है, और अब लोगों का मानना है कि ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है और पिछले 10-12 साल में चीज बनती है। DSLR कैमरा ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो लोग जंगलों में काम करते हैं और आप लोग अगर सफारीज पे जाते होंगे, आप देखते होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कैमरा ट्रैप लगाता है। और आजकल जितना भी स्टडी हो रहा है हमारे जंगलों में, एवरीथिंग इज डन इन अ वेरी साइंटिफिक वे। फोटो डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए होता है, बट वो लोग जो कैमरा ट्रैप लगाते हैं वो ट्रेल कैम्स होते हैं, स्मॉल बॉक्स ट्रेल कैम जिसमें मोशन सेंसर रहता है, उसके सामने कुछ भी जाएगा तो उसका फोटो आ जाएगा या वीडियो भी आ जाता है, उसको वीडियो में भी सेट कर सकते हो। बट अब जो हम कैमरा ट्रैपिंग करते हैं वो DSLR कैमरा ट्रैपिंग, इसमें वी बेसिकली सेट अप अ मिनी जंगल स्टूडियो। ये एक एक्चुअली अगर इसके बारे में डीपली सोचा जाए तो ये कोई मॉडर्न डे काम नहीं है, बहुत प्रिमिटिव टाइम से चलता है। इनफैक्ट लोग जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट जो 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 इंडिविजुअल इंसान थे, उनका भी एक गुरु था, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड, हिज नेम इज FW चैंपियन। तो FW चैंपियन को फादर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि वो पहला शायद इंसान था हिंदुस्तान में जो कि 1900s में, अर्ली 1900s में अपना कैमरा लेके जाता था और उसने उत्तराखंड लैंडस्केप में, क्योंकि वहां पर ही पोस्टिंग, उसको वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी कैमरे पे। और फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक किस्म का एक सेटअप तैयार करूं जहाँ पे रात के टाइम, क्योंकि टाइगर वाइगर का तो अभी डे टाइम मूवमेंट हम पकड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में कहाँ बाघ को डे टाइम में देखा जा सकता है। टाइगर इज नॉक्टर्नल एनिमल, सो उसको नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ कैप्चर करने के लिए उसने एक तरकीब निकाली कि मैं जंगल के अंदर एक सेटअप बनाता हूँ, इसमें एक ट्रिप वायर लगा, वो वायर टाइप का ट्रेल पे लगा देगा और उस पर जब भी कुछ ट्रिप करेगा कोई भी जानवर आएगा तो यहाँ से कुछ लाइट आ जाएगी और एक इम्प्रेशन पैड पे जैसे वो पड़ेगा तो कैमरा चल जाएगा। तो बहुत ही फैसिनेटिंग सा उसने एक टेक्निक बनाई। और जो लोग आपका भी शो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो गूगल पे FW चैंपियन की टाइगर इमेजेस देखें। सो दे those tiger images were probably the first camera trap tiger images taken in the wild more than I guess now 100 years back. 100 years back? हाँ, ये 1916, 1920s, 1930s की बात है। So in fact उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनके ग्रैंडसन ने एक किताब भी लिखी है ट्रिप वायर के नाम से, जिसमें उनकी कैमरा ट्रैप की फोटोज को कंपाइल किया गया। तो अब पिछले 10-15 साल में ये हुआ कि DSLRs
का इंट्रोडक्शन जब से हुआ तब लोगों ने काफी तरकीबें निकाली कि ये DSLR को एक मोशन सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और इसके साथ 2 फ्लैशेस अटैच कर दिए जाए, ट्रांसमीटर रिसीवर तो रहते ही हैं कैमरे को फ्लैश से बात करवाने के लिए। एक प्रॉपर ये सेटअप बन जाए ताकि रात के टाइम क्या एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट में उसका डॉक्यूमेंटेशन कर किया जाए। तो ये कैमरा ट्रैप भी एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे शुरू हुआ एंड स्लोली नाउ अब वो एरा आ गया है कि people like me we try to get creative with our camera trap क्योंकि अब हमको पता है कि कैमरास में लॉन्ग एक्सपोजर करना आसान है। सो शायद there is a avenue कि टाइगर का फोटो रात के टाइम हम ले और उसमें उसके साथ हम स्टार्स भी दिखाते। तो इस तरीके की क्रिएटिविटी के लिए कुछ लोगों ने there are only handful of people in India who do right now this form of photography और काफी चैलेंजिंग है, फिजिकली चैलेंजिंग है, मेंटली चैलेंजिंग है और इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि आप तो कैंप में सो रहे हो लेकिन आपका कैमरा शायद लगा हुआ है कहीं उस उम्मीद पे कि कुछ होगा तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में रिसर्च करना पड़ता है। हाँ आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज वो हमें लग रहा है कि वो जस्ट कैमरा अपने आप ले रहा है बट बैक ऑफ द माइंड होमवर्क कितना हो रहा है बैक एंड होमवर्क उसमें बहुत करना पड़ता है और फेलियर रेट बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट आई वुड से 90% फेलियर्स ही रहते हैं, 10% सक्सेस जो होती है वो फोटोज लोगों को दर्शाई हम दिखाते हैं। तो आई एंजॉय दैट फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी। मेरे को काफी चैलेंजिंग लगता है और बट काफी सैटिस्फैक्टरी लगता है। ओके सो ये पार्ट काफ़ी फैसिनेटिंग था अबाउट कैमरा ट्रैप कैसे होता है एंड बिकॉज ये काफ़ी लाइक आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा बट टॉकिंग अबाउट गियर्स अभी लाइक मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा था कि बहुत लोगों को ये होता है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना मिनिमम अमाउंट हम डालें इन्वेस्ट करें एंड मे बी कुछ टाइम के बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो वो सारा वेस्ट हो गया। तो आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा जो हमेशा पहला सवाल होता है लोगों से जब गियर रिलेटेड मेंटल ब्लॉक में फंस जाते हैं तो ये सवाल आता है कि क्या खरीदा जाए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू दैट पर्सन इज कि आपका पर्पस क्या है, क्या वाइल्ड लाइफ का कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? तो उसका जवाब शायद आ जाए कि नहीं हम सफारी में जाते हैं और इसलिए हमको खरीदना है ये कैमरा ये लेंस खरीदना है। फिर सेकंड क्वेश्चन फिर मेरा ये आएगा कि आप सफारी पे जाते हैं तो अधिकतर किस तरीके के जंगल में जाते हैं? आप क्या रणथंबोर जाते हैं या कागड़ जाते हैं? मतलब कौन सा एक फॉरेस्ट है जिसको आप उसमें आप ज्यादा जाते हैं या टाइगर का काम ज्यादा करते हैं या फिर बर्ड्स का करते हैं? तो वो सब चीज का आंसर इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि पर्पस क्या है क्योंकि एवरी लोकेशन हैज गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट और उसी हिसाब से सजेस्ट किया जा सकता है कि क्या खरीदना है। और दूसरी चीज ये भी है कि मैंने अपने साथ ये चीज देखी है कि आपको हमेशा अंदर से वो नीड का पता पड़ेगा कि अब ये टाइम आ गया है कि मेरे को ये कैमरा खरीदना है या ये लेंस खरीदना है। तो शुरुआती दौर में ही खूब सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर गियर में लगा के कुछ खरीदना दैट मे नॉट बी अ वाइज आइडिया। सो आप एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ स्टेज्ड मैनर। तो ये चीज लोगों को ध्यान रखनी जरूरी है और जब आप ये सिस्टमैटिक स्टेज अप्रोच से जाओगे तब आपका जो ड्रीम गियर है कैमरा है या कोई लेंस है उसकी आप इज्जत भी करोगे बाद आगे जाके। एग्जैक्टली और यही चीज़ अभी जो मैं देख रहा हूँ ना अभी मिसिंग क्या है जो स्टार्ट कर रहे हैं एकदम हाई एंड कैमरा एकदम हाई एंड लेंस ले लिया चाहे अगेन वही जो आपने पार्ट बोला यूज़ का आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है तो बिकॉज लोगों के माइंड में यही है अगर इक्विपमेंट मेरे पास बेस्ट हो जाएगा तो मेरा आउटपुट अच्छा आ जाएगा तो दे विल गो विद एक बेस्ट पॉसिबल कैमरा बॉडी बेस्ट पॉसिबल लेंस एंड उसमें इतना इन्वेस्टमेंट चला गया कि
और ये बहुत पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मैंने भी ये चीज़ देखा है, जब आप एकदम बेसिक गियर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता लगना स्टार्ट होगा कि इसमें ये कमी आ रही है तो मैं अपग्रेड करता हूँ। बट आप एकदम ही हाई एंड पे चले जाओगे तो एग्जैक्टली वो अ, जब तक आप बेसिक बेसिक गियर यूज करोगे देन यू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, तभी आप आगे की चीज का वैल्यू समझोगे। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई गेस किसी भी टेक्नोलॉजी ब्रांड के बारे में हम बात करें, कैनन के बारे में हम बात करें, अब आज की डेट में तो एवरी 20,000 रुपीज और 10,000 रुपीज यू थ्रो इन एक बॉडी आती है। एक स्टेज तक तो ऐसे ही चलता रहता है और उसके बाद डिफरेंशियल गैप बढ़ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक there are a lot of camera bodies just वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी सारे अच्छे अच्छे कैमरा बॉडीज हैं उस सेगमेंट में जिसको कंसिडर किया जा सकता है। एंड लेंसेज का भी अगर मैं बोलूँ तो शुरुआती दौर में 55, 250 और 70, 300 ये अच्छे लेंसेज हैं यूज करने के। आपको लॉन्ग लेंस हैंडलिंग का काफी अच्छा ज्ञान, यू गेट यूज्ड टू हैंडलिंग दिस लॉन्ग फोकल लेंस। और उसके बाद 100, 400 तो है ही, जो कि एक स्टेबल ब्रेड एंड बटर वाइल्ड लाइफ लेंस है। और उसका जो IS2 वर्जन है उसका कुछ अच्छा, हम अभी गियर्स की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज कोई एक पर्सन है जिसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है एंड उसके पास लेट्स से एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो उसको इन्वेस्ट करना है। वुड यू सजेस्ट हिम कि वो एक लाइक अच्छा प्रोफेशनल बॉडी ले, या डू यू सजेस्ट कि एक अच्छा लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ आई एम टॉकिंग? मेरे हिसाब से लेंस जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको रेंज की जरूरत पड़ती है। और वो लेंस के हिसाब से अगर वो पर्सन 100, 400 लेंस बजट बना के चले तब इट विल बी रियली बेनिफिशियल, बिकॉज वो 100, 400 का जो IS2 वर्जन का जो इमेज क्वालिटी है, लो लाइट परफॉर्मेंस, उसका मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं है। So I think that has been one of the best lens innovations which Canon has done. बिकॉज अभी लाइक अगर हम वाइल्ड लाइफ में भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंसेज, तो एक ऑप्शन होता है कि मैं प्राइम लेंस के साथ जाऊं, एक ऑप्शन होता है जूम लेंस के साथ। तो स्टार्टिंग में आपको क्या लगता है कि दो लाइक अगेन सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, बट आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से मे बी स्टार्टिंग में कौन सा बेटर रहेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्योंकि केवल प्राइम लेंस लेने से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ, तो वो हमेशा एक किस्म का चैलेंज बन जाता है। सो यू नो जूम लेंस के साथ आगे बढ़ना, दैट इज ऑलवेज द राइट अप्रोच एंड दैट इज द राइट वे टू डू इट। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वही, जैसे मैंने पहले भी बोला, अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। और अब मेरे पास प्राइम लेंस भी है, मेरे पास 100, 400 जैसा लेंस भी है, लेकिन मैं कहाँ क्या काम करने जा रहा हूँ उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को वो प्राइम लेंस की भी जरूरत है कि नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो मैं वो पूरा बड़े साइज का लेंस और उसका वजन वगैरह मैं लेके नहीं चलता। तो मेरे लिए पैदल पैदल अगर चलना है तो 100, 400 यूज करना बहुत आसान है। सो अगर उस प्राइम लेंस की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर शूट के लिए, और उसके लिए मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ या कहीं कहाँ जा रहा हूँ, तो उसके साथ मैं बहुत सवाल जवाब करता हूँ अपना दिमाग क्लियर करने के लिए कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं लेके जाता। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जैसे 400 2.8 is one of the best lenses in the entire lens series, but अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं तो आप वो डिसीजन ले सकते हो कि उस लेंस को भी आप छोड़ के जा सकते हो। राइट। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी हम थोड़ा सा बात कर रहे थे अबाउट एक अर्निंग के बारे में, मैंने थोड़ा बात कर रहा था, तो मैं वापस एंड के टाइम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए अगर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जो में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या हो सकते हैं?
तो देखिए काफी अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के। जो मैं जिस फील्ड में जिस पॉकेट में बिलोंग करता हूँ, सो आई एम इन दैट पॉकेट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। सो हमारा एक कंपनी है जो कि लोगों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है, फोटोग्राफिक सफारीज के लिए हम लेके जाते हैं। सो वी अर्न मनी थ्रू दैट। और जब हमने काम स्टार्ट किया था तो वी वर काइंड ऑफ पायनियर्स इन दिस फील्ड। और अब तो बहुत लोगों ने पूरा एक मैं कह सकता हूँ। आप थोड़ा सा बता सकते हो इसके बारे में, व्हाट्स द नेम, क्या कहाँ पे है एस्टैब्लिश? तो हमारी कंपनी है नेचर वॉन्डर्स के नाम से, जो कि लोगों को अलग अलग इंडिया के डेस्टिनेशंस, अफ्रीका के डेस्टिनेशंस एंड इवन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोगों को लेके जाते हैं। और दे आर ऑल स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4 to 7 फोटोग्राफर्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और उसमें एक पर्सनलाइज्ड वन-on-one फील्ड गाइडेंस दिया जाता है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसको क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखा जा सकता, ना यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीखा जा सकता है। आपको थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा, बट उसके फील्ड में जब तक आप रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो बड़ा इट्स अ वेरी हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन। सो उसी गैप को ब्रिज करने के लिए ये कंपनी हमने शुरू करी थी 2007 में। 13-14 साल हो गए ऑपरेशन से। So yeah, that is one way of earning. The other way is देखिए as photographers हम केवल इंडिया में एक ट्रेंड है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब चलिए जंगल में जा रहे हैं, टाइगर का फोटो लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड, तो इसलिए मेरे को सिंगल इमेज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को एक कहानी में इंटरेस्ट है। तो अगर एक स्टोरी फॉर्मुलेट करनी है तो उसके काफी एलिमेंट्स के बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत है। तो अगर एक फोटोग्राफिक स्टोरी फॉर्मुलेट करनी है, सो आजकल ऐसे काफी मीडिया हाउसेस हैं जिनको उस तरीके का कंटेंट की जरूरत है। Because they're always looking for photographic stories, not full-length video films, but short films which convey a kind of a story. So, and again, मैंने पहले भी बोला था, as a Indian photographer, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि I'm very blessed to be born in this country, because यहाँ पे this country is full of stories, and वो मेरे कैपेबिलिटी पे है कि मैं उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। Exactly. So सेकेंड एलिमेंट ये है स्टॉक्स में अपनी इमेजेस को बेचना। दैट इज आल्सो वन वे ऑफ अर्निंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम हियर एंड देयर। हालांकि स्टॉक साइट्स का थोड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम थोड़ा कम हो गया, आई बिलीव इन द पास्ट couple of years, but still, Alani, Getty, this stock site, if you have a good volume of content, तो काफी चांसेस हैं कि आपको उससे रिटर्न मिले। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, आप टूरिज्म को कोई अगर दूसरे नजरिए से देखें और एक नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग कोर्स के लिए जाएं, लॉज में काम करें, तो यू कैन अर्न मनी आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज अ फेयरली फुलफिलिंग प्रोफेशन फॉर इट। मैं अगर होता 10-15 साल पहले अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे ही करता था। की मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो हाँ, ये काफी अलग अलग स्ट्रीम्स खुल गए हैं आपके पास ज्यादा। इफ यू वांट टू गेट मोर इनोवेटिव, तो आप केन्या, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जा सकते हैं। वहाँ पे प्रोफेशनल गाइडिंग का कोर्स होता है, जो एसेंशियली डूइंग काइंड ऑफ कॉलेज लेवल का कोर्स करते हैं, जहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, एंड विद दैट सर्टिफिकेशन आप एक सर्टिफाइड फील्ड गाइड हो गए। So all these are various ways to groom yourself professionally. I think वो जब एक पर्सन फील्ड में जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ वेज निकल ही आते हैं।
राइट। ऑफ कोर्स वो दरवाजे खुलने हाँ, अपने आप शुरू हो ओके, जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अगर से आप बट बेस लेवल पे आपके अंदर वो पैशन और है, आप सिर्फ़ इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे कि मैं वाइल्ड लाइफ़ में या इसमें इसलिए आ रहा हूँ फ़ोटोग्राफ़ी में कि हो सकता है मुझे बहुत वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, बहुत ग्लैमरस है या कई लोगों को लग रहा है कि पैसा बहुत हो सकता है। तो वो ऑब्जेक्टिव से आई थिंक लॉन्ग टर्म जाना इज़ वेरी हार्ड। अगर आपको पैशन है तभी आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। सो अभी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हो चुका है। सो एंड में अगर कोई एस्पायरिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो आना चाह रहा है, या मे बी कुछ पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे ऑडियंस को एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। I would say that for everyone who wants to get into this field, आप इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से देखिए। आप अपना सबसे पहले आप एज अ वाइल्ड लाइफ और अपने आप को डेवलप करिए, और स्पीशीज और नेचुरल वर्ल्ड की कहानियों के बारे में आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और फोटोग्राफी हमेशा एक बाय प्रोडक्ट ही रहेगा। फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि यू नो आई मीन आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि कई बार जंगल में मैं जाता हूँ और मेरे सामने कुछ होता है, सो आई एम what keeps me happy is that I'm there in the field, seeing this particular, and I'm blessed to see this thing happening in front of me. राइट। अगर कैमरा ना भी हो मेरे पास तो कई बार मेरे को, और कई बार होता भी है कैमरा नहीं होता है, तो मेरे को दुख नहीं होता है, क्योंकि जो मैं सामने देख रहा हूँ देख के खुश हूँ। तो क्योंकि मैंने कभी अपने दिमाग में फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ से जोड़ा नहीं। मेरे लिए वाइल्ड लाइफ हमेशा पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रहा है, और फोटोग्राफी हमेशा मेरे लिए एक टूल रहा है कि जो मैं देखता हूँ उसको आप सभी लोगों के सामने मैं पहुंचा सकूं। सो जब तक आप इस अप्रोच से काम करते रहेंगे और फील्ड टाइम को एंजॉय करेंगे, तब तक यू आर इन अ गुड स्पेस। ग्रेट। अदरवाइज टेंशन ही टेंशन रहती है। when you आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का अगर हैट पहन लेते हैं तो बहुत टेंशन है, लाइक अरे मेरा ये मोमेंट मिस हो गया, ये गड़बड़ हो गया, मेरे को वो अवार्ड नहीं मिला, इस तरीके से काम नहीं हुआ। पर इसको आप अलग अलग नजरिए से अगर देखेंगे तो आपका जीवन में स्ट्रेस कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। सो थैंक्स अ लॉट शिवांग ये ज्वाइन करने के लिए सेशन। और ऑडियंस का मुझे पता नहीं, मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी इंसाइट्स मिली, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो थैंक यू टाइम देने के लिए। इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ही राउंड अप करते हैं। एंड शिवांग के जो भी सोशल हैंडल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो हिम ओवर देयर अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बिहाइंड द कैमरा। सो दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर।